हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और क्लास 12 की तैयारी में लगे होंगे। बिहार बोर्ड का एग्जामिशन बिल्कुल नज़दीक है। आप लोग ये तैयारी में जी जान से लगे होंगे। मौसम तो ठंड का है, ठंड बढ़ भी गई है, लेकिन चिंता नहीं करना है। हम कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो लेकर के हम आए हैं, जो वन शॉर्ट वीडियो के नाम से जाना जाता है। इस वन शॉर्ट वीडियो में कम समय में मेरे बच्चों को अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप इसका विश्वास रखें। अब आइए हम बिना देरी का क्लास 12 के चैप्टर 12 12वां चैप्टर हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये 12वां चैप्टर जो है क्लास 12 है ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले हम 11वां चैप्टर में बता चुके हैं प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत और उसकी प्रक्रम बता चुके हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है हमारे जिंदगी में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का जो है इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए पहली बात कि बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, कृषि के कार्य में जैव तकनीक के महत्व। दूसरा है कि एप्लीकेशन इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन के क्षेत्र में क्या भूमिका है। और नंबर 3 है इसका कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोटेक्नोलॉजी का ट्रांसजेनिक एनिमल्स के निर्माण में क्या भूमिका है। और हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है इथिकल इशू, ये इथिकल इशू पढ़ना, इथिकल इशू, ये 4 पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, परंतु इसमें सवाल बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। आप ध्यान से देखें कि बिहार बोर्ड में आप क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं, बहुत सारा सवाल इस चैप्टर से, बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया है, जो चैप्टर 11 और 12 से ही है। 10 नंबर का सवाल इससे आता है, आपको थोड़ी सी मेहनत में अच्छा नंबर आ जाएगा। आइए हम पहले देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है। देखिए हम लोग कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपयोगी, अच्छे गुण वाले, अधिक उत्पादन क्षमता वाले और अधिक पौष्टिक गुण वाले पौधे का निर्माण करते हैं, पौधे का हम उत्पादन करते हैं, हम पौधे तैयार करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। कम समय में अधिक उत्पादन के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग के द्वारा हम लोग नए नए वैरायटी के पौधे को विकसित करते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग कि जीएमओ क्रॉप, ये कहता है, पहली बात हम लोग जान लें कि खेती जो है वर्तमान समय में खेती, चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ भोजन के लिए खेतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हमारी इतनी बड़ी आबादी, जो देश की बड़ी आबादी है, भोजन के लिए खेती पर ही निर्भरता है, और खेती के उत्पादन से ही भोजन की समस्या का समाधान होता है। ये खाने की जितनी वस्तुएं हैं, सारे के सारे वस्तुओं का उत्पादन कृषि से ही होगा। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि भी आवश्यक होता है, और इस वृद्धि के लिए कृषि में नए तकनीक, नए टेक्नोलॉजी का डेवलप्ड होना अति आवश्यक है। इसमें हम लोग खेती, जो हमारे देश में खेती जो हो रही है, ये भारत में खेती 3 पद्धति से हो रही है, 3 आधारित है खेती का। एक तो खेती जो आधारित हमारा है वो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल बेस्ड मतलब जो रसायन, कृषि रसायन उसको कहते हैं, एक ऐसा केमिकल जिसका उपयोग खेती के काम में होता हो, हम उसको एग्रो केमिकल कहते हैं, और एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसा जो होता है जो 100% 100% कार्बनिक खाद पर जो खेती निर्भर हो, बायो फर्टिलाइजर पर जो खेती निर्भर हो, हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम इसको ऐसे भी जानते हैं कि ऐसा कृषि कार्य जिसमें 100% कार्बनिक खाद पर ही खेती निर्भर हो, हम उस खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। हालांकि ये खेती अच्छी होती है, काफ़ी पौष्टिक होती है, गुण वाले होते हैं, और इससे मृदा प्रदूषित नहीं होती है, और इससे स्वास्थ्य भी प्रभावित नहीं होता। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर।
एक ऐसी खेती जो फसल पौधे में उसके जीन में परिवर्तन ला करके हम नया गुण उत्पन्न करते हैं। हम बाहरी जीन को टेक्नोलॉजी के द्वारा हम पौधा में प्रवेश कराते हैं और पौधा में प्रवेश करा करके पौधा में पूर्व से मौजूद जीन में हम परिवर्तन करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। इसके बाद नए गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे फसल पौधे को हम जीएम क्रॉप भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी कहते हैं हम लोग। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होता है उसमें हम लोग जीएमओ के नाम से भी जानते हैं। ये जीएमओ जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, क्योंकि ये खेती है, एक पद्धति है जिसमें हम जीन में परिवर्तन ला करके हम उसके गुण में परिवर्तन लाते हैं और नए नए गुण, नए नए किस्मों का हम फसल पौधे को उत्पन्न करते हैं। और ये सिस्टम, ये विधि उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक होता है। और ये जो जीएमओ क्रॉप की विशेषता क्या होती है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। जो जीएम क्रॉप है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी विशेषता होती है कि ये रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला होता है। इस फसल पौधे पर रोग नहीं लगता है। ये कीट प्रतिरोधी क्षमता वाला होता है, इसको कीट भी प्रभावित नहीं करते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियां भी अधिक उपज देने वाले होते हैं। ये इसके अंदर जो है सूखा, अधिक सूखा के सहने की क्षमता, अधिक लवण के सहने की क्षमता होती है। हम कह सकते हैं कि जीएम क्रॉप प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छे उपज देने वाले होते हैं। मेरे बच्चों, ये जीएम क्रॉप जो होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छे उपज देते हैं और इस पर रोग भी नहीं लगता है और इस पर ज्यादा समस्याओं का भी डर नहीं होता है कि फसल पौधे को प्रभावित कर देगा, कीट हो या फिर प्रतिकूल परिस्थिति हो, इसका कोई इसमें डर नहीं रहता है। ये पौधा जो है प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छे उपज देते हैं। जैसे जीएम क्रॉप में हम लोग बीटी टोमेटो है, बीटी पोटैटो है, बीटी कॉटन है, ये सारे के सारे जीएम क्रॉप के ही उदाहरण होते हैं। गोल्डन राइस भी होते हैं, वो जीएम क्रॉप का ही उदाहरण। गोल्डन राइस, अब देखिए गोल्डन राइस जो है, सुनहला चावल जो है, गोल्डन राइस में आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि गोल्डन राइस में विटामिन ए अधिक मात्रा में होती है। और वो विटामिन ए जो होते हैं उसमें अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, ठीक है, अल्फा सोलिड है उसमें विटामिन। ये जो गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है। ये काफी ऊर्जादायक होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो ये गोल्डन राइस भी एक प्रकार के जीएम क्रॉप होते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए बीटी कॉटन, ये जो बीटी कॉटन है, ये बीटी कॉटन क्या है? ऐसा कपास जिसमें बाहर से तकनीक के द्वारा बीटी को प्रवेश कराया गया। और बीटी मतलब होता है बैसिलस थूरेंजेनेसिस। ये एक जीवाणु होता है। इस जीवाणु को हम बाहर से हम कॉटन में प्रवेश कराते हैं तो हम उस कॉटन को कह देते हैं बीटी कॉटन। अब ये बीटी कॉटन जो होता है ये कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले होते हैं और अधिक उपज देने वाले भी होते हैं। यदि हम बीटी को टमाटर में प्रवेश करवा दें तो बीटी टोमेटो, अगर पोटैटो में करवा दे बीटी पोटैटो, अगर हम लोग तंबाकू में करवा दे तो बीटी टोबैको हो जाएगा। ये सारे के सारे बीटी, चूंकि बैसिलस थूरेंजेनेसिस होता है। और एक बात और आप लोग याद रखिए कि ये बीटी में एक प्रकार के विषैला पदार्थ होता है जिसको हम लोग बीटी टॉक्सिन कहते हैं। और बीटी टॉक्सिन जो होता है वो विषैला पदार्थ वही कीट को नष्ट करता है। तो बीटी टॉक्सिन को हम लोग कराय प्रोटीन भी कहते हैं। बीटी टॉक्सिन कराय प्रोटीन, और कराय प्रोटीन जो होता है उसके नामकरण भी करते हैं। कराय प्रोटीन फर्स्ट ए बी है, कराय प्रोटीन फर्स्ट ए सी है। तो ये जो कराय प्रोटीन जो होता है, तो देखिए याद रखिए कि ये जो बीटी इसका पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस थूरेंजेनेसिस। इसमें जो कराई फर्स्ट ए सी और कराई सेकंड ए बी, ये दोनों कॉटन बॉलवर्म कपास के जो कृमि होते हैं उसको नष्ट करने में सहायक होते हैं। ये कॉटन बॉलवर्म, इसको कौन नष्ट करेगा? कराई फर्स्ट ए सी और कराई सेकंड ए बी। याद रहे फर्स्ट ए सी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ए बी कर देना, फर्स्ट ए सी है और सेकंड ए बी है। और ये जो कराई फर्स्ट ए बी है, ये कराई फर्स्ट ए बी, इसको जो है कॉरन बॉर्न, ये मक्का छेदक होता है। ये मक्के में कीट को नष्ट करता है। समझ में आ गया बात?
ये बीटी बैसिलस थूरेंजेनेसिस ये बैक्टीरिया है। इसके अंदर होता है विषैला पदार्थ जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, इसी को हम लोग कराई प्रोटीन भी बोलते हैं। और ये होता है कराई फर्स्ट AC और सेकंड AB, ये दोनों कॉटन बॉलवर्म को नष्ट करने में सहायक होते हैं। और कराई फर्स्ट जो कराई सेकंड AB जो होता है वो कराई सेकंड AB सॉरी कराई जो कराई फर्स्ट AB जो है वो कॉर्न बोरर मक्का छेदक को नष्ट करने में सहायक होता है। बात समझ में आ गई। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये शॉर्ट वीडियो है, वन शॉर्ट वीडियो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि कम समय में मेरे बच्चों को तैयारी अच्छी हो जाए और रिजल्ट शानदार हो जाए। इसलिए हम इस वीडियो को लगा रहे हैं, आपके बीच भेज रहे हैं। आपको अगर कहीं से कोई दिक्कत बनती हो मेरे बच्चों तो आप कमेंट करें, और जब आपको अगर अच्छा लगता हो ये वीडियो तो आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि कम समय में उन बच्चों को भी ज़्यादा फायदा हो सके जो बच्चा कहीं भी पढ़ा हो, ऑनलाइन पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो, जैसे भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो फिर इस कम समय में इस वीडियो को देख करके अपना रिजल्ट बेहतर कर सकता है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्रॉप का मामला आ गया। अब देखिए पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी, ये जो पेस्ट रेसिस्टेंट है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसको हम लोग की टेक्नोलॉजी के द्वारा हम पेस्ट रेसिस्टेंट बनाते हैं, जिसमें RNA इंटरफेरेंस ये जो है प्रवेश करा करके हम पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाते हैं, कीट प्रतिरोधी बनाते हैं। तो अब आइए अगला टॉपिक हम लोग को एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका क्या होती है। तो वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, मेडिसिन के क्षेत्र में है। आज तरह तरह के टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने के कारण उत्तम क्वालिटी के दवा का निर्माण होता है। ऑपरेशन के अलग नए नए तरीके डेवलप किए गए हैं। दवा की क्वालिटी में गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। कई तरह का मेथड डेवलप किया है जो बीमारी से छुटकारा पाने में, रोगों से छुटकारा पाने में कामयाब सहायक होते हैं, मददगार होते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका मेडिसिन के क्षेत्र में भी अधिक है। पहले की तो जितनी सारी भयंकर बीमारी पहले आती थी, पहले बीमारी हो जाती थी, उपचार नहीं होता था। आज इस तरह की बात नहीं है। आज बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है जो डेंजरस डिजीज को भी ठीक करने में मददगार साबित हो रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम कई प्रकार के एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं जो रोगों के उपचार में सहायक होते हैं। इंसुलिन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये डायबिटीज की दवा है। डायबिटीज मधुमेह एक रोग है, बीमारी है जो वर्तमान समय में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। घर घर की बीमारी होती जा रही है। ये डायबिटीज खाने से नहीं होता, चीनी खाने से, मीठा खाने से ये बीमारी नहीं होती है। ये बीमारी चिंता से होती है और इंसुलिन की कमी से होती है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में किससे? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से। इतनी जानकारी आप लोगों को है। तो आइए हम लोग इंसुलिन जो डायबिटीज रोग की दवा है, पहले इसका जो निर्माण होता था वो जानवरों को मार करके उससे पेनक्रियाज निकाल करके तब इंसुलिन बनता था। और ऐसे इंसुलिन जो जानवर से तैयार किया जाता था वो बहुत ज़्यादा फायदा के साथ साथ नुकसानी भी करता था। लोगों को एलर्जी हो जाती थी, बीमारी ठीक होने के बजाय और दूसरी बीमारी हो जाती थी। तो एक टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाने लगा। और इंसुलिन का निर्माण ये जीवाणुओं से किया जाने लगा। और इसकी इंसुलिन को जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है हम इसको होमेलिन कहते हैं। होमेलिन। और इस इंसुलिन जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित होता है, इस इंसुलिन के उपयोग से बीमारी में काफ़ी फायदा हुआ और लोगों को किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। इसी में कहता है सी पेप्टाइड चेन। तो देखिए ये जो प्रो एंजाइम जो होता है, प्रो एंजाइम में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है। एक्स्ट्रा स्ट्रेच के कारण ही हम लोग उस पर कहते हैं, चूंकि ये जो इंसुलिन से पेप्टाइड प्रोटीन है और ये पेप्टाइड इसके अंदर होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। इसमें जो एक एक्स्ट्रा होता है सी पेप्टाइड चेन, मतलब एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच जो होता है उसी को हम लोग सी पेप्टाइड चेन बोलते हैं।
तो आप लोग जरा सी पेप्टाइड चेन को वर्णन करके बताइए कि आपको समझ में आएगा सी पेप्टाइड चेन के बारे में आप क्या जानते हैं। आप कमेंट करके बताइए सी पेप्टाइड चेन, व्हाट डू यू मीन बाय सी पेप्टाइड चेन, इसको आप कमेंट करके हमको बताइए। अब आइए कि हम लोग इसके अलावा जीन थेरेपी, ये जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी जब जीन के उपयोग करके और असाध रोगों को जो ठीक किया जाता है, जो ऐसी बीमारी जो असाध बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए जब जीन का उपयोग करते हैं, हम इसको जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी का उपयोग सबसे पहले एक 4 वर्षीय लड़की में एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। किसकी कमी को? एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। एडिनोसिन डिमिनेज होता है ये, इसमें होता है कि अधिक उम्र के होने के बाद बच्चे कम उम्र का दिखाई पड़ता है, नाटेपन का होता है, ये नाटा होता है। इस वजह करके इसको हम लोग कहते हैं कि ये बीमारी जो होती है एडीए की कमी के कारण होता है। इस कमी को दूर करने के लिए जीन थेरेपी का उपयोग किया गया था, जो प्रथम बार किया गया था और सफल रहा। दूसरी बात है हम लोग मोलेकुलर डायग्नोसिस। अब मोलेकुलर डायग्नोसिस क्या होता है कि कई प्रकार के रोग जिसका उपचार, जो जिसका जांच के बाद उपचार किया जाता हो, जिसका हम लोग टेस्ट के बाद विभिन्न प्रकार के जांच होते हैं, जांच के आधार पर जब हम रसायन का उपयोग करके, केमिकल का उपयोग करके इसको ठीक करते हैं, तो ये पद्धति कहलाती है मोलेकुलर डायग्नोसिस। अब जैसे हम लोग जांच में पीसीआर है, एलिसा टेस्ट है, कई प्रकार के जांच होते हैं, उस जांच के आधार पर भी हम रोग का उपचार करते हैं। तो ऐसा चिकित्सा पद्धति जिसमें जांच के आधार पर रासायनिक दवा का उपयोग करके रोगों को ठीक किया जाता हो, हम उस पद्धति को मोलेकुलर डायग्नोसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब मेरे बच्चों आ जाए, अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक जिस तरह से आप ट्रांसजेनिक क्रॉप देखे, इसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल भी होता है जो हम बाहरी जीन को किसी एनिमल में प्रवेश करा करके उसके गुणों में परिवर्तन करते हैं, गुणों में हेराफेरी करते हैं। तो इस पद्धति को हम ट्रांसजेनिक जो है ना सिस्टम बोलते हैं, और ऐसे एनिमल को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में पहला जो तैयार किया गया था वो ट्रांसजेनिक एनिमल में रोजी कॉव, ये जो रोजी कॉव है, इस रोजी कॉव को पहले तैयार किया गया था। रोजी कॉव के दूध में, रोजी कॉव के दूध में अल्फा लैक्टा अल्बुमिन, अल्फा लैक्टा अल्बुमिन नामक प्रोटीन मौजूद रहते हैं जो मदर मिल्क में मिलते हैं। ये जो है 2.4 लीटर होता है, ग्राम पर लीटर होता है। ग्राम जो होता है ना पर लीटर होता है, पर लीटर है ना, प्रति लीटर जो होता है लीटर होते हैं। ये मदर मिल्क के समान होता है। इसके दूध में ये जो प्रोटीन होते हैं अल्फा लैक्टोबिन पाए जाते हैं, किसमें? रोजी कॉव के दूध में। अब आइए हम लोग देखते हैं, और इसमें कई ट्रांसजेनिक एनिमल, चूहा है, बिल्ली है, खरगोश है, भेड़ है, बकरी, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किए गए हैं जो अच्छे नस्ल के भी होते हैं और दूध देने वाली क्षमता भी उसकी अधिक होती है और उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो चैप्टर 12 का बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन का जो है लास्ट टॉपिक है इथिकल इशू। इसका होता है नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दा क्या होता है? अब देखिए, हम जब कोई भी दवा का उपयोग करते हैं, सबसे पहले किसी भी दवा को हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा निर्माण करते हैं, उस दवा का हम पहले परीक्षण करते हैं, जानवर पर, पौधे पर हम उसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद कई स्टेज में देखने के बाद जब वो सफल हो जाता है तब हम उसका उपयोग मनुष्य में या अन्य जंतुओं पर करते हैं। तो ये जो टेस्ट के लिए जो एनिमल या प्लांट का जो उपयोग किया जाता है, इसमें नैतिक मुद्दा अति आवश्यक है। इसका ध्यान रखना जरूरी है। हम जांच के नाम पर बहुत सारे पौधे, बहुत सारे जंतु को अनावश्यक नष्ट कर देते हैं, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि जांच के नाम पर हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रहे कि भविष्य में जो है समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमें ऑपरेशन के लिए, टेस्ट के लिए हमें उतने ही जंतु का उपयोग करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, ये हमारी नैतिकता होती है कि हम उतने जंतुओं का उपयोग करें जितने की हमको आवश्यकता हो। यही नैतिक मुद्दा कहलाता है।
और नैतिक मुद्दा के आधार पर हम जब उतने जंतु का उपयोग करेंगे जितनी की आवश्यकता है, तो अनावश्यक जंतुओं की जो है मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये है नैतिक मुद्दा। अब बात समझ में आ गई होगी। ये जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। 4 टॉपिक पर हमको ध्यान लगाना है कि एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एप्लीकेशन इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स और नैतिक मुद्दे। इसी 4 पर हमको ध्यान रखना है और तैयारी को करना है। तैयारी पर बिल्कुल पकड़ बनानी है 12वीं के बोर्ड के परीक्षा के लिए। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सके, अच्छी तैयारी कर सके और ज़्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके, इसके लिए हम YouTube आप लोगों को दे रहे हैं। YouTube चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। अब आइए लास्ट टॉपिक है इसका। लास्ट टॉपिक है बायोपायरेसी। इसका हिंदी होता है जैव डकैती। डकैती से सुनते हो, चोरी का नाम भी सुने होंगे। चोरी छिपा के किया जाता है, डकैती दिखा कर किया जाता है, जबरन होता है। तो यहाँ पर है बायोपायरेसी, जैव डकैती। ये जैव डकैती क्या होता है कि जब किसी भी देश, कोई भी देश या कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी देश या कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी दूसरे देश के संसाधनों का उपयोग बिना अनुमति के, बिना क्षतिपूर्ति का भुगतान किए करता हो, तब इस स्थिति को हम बायोपायरेसी कहते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार। जब कोई देश, बाहरी देश या कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी देश के संसाधनों का उपयोग बिना अनुमति के, बिना क्षतिपूर्ति का भुगतान किए करता हो, तो हम उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। समझ में आ गया बात? ये बायोपायरेसी, इससे भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। अब मेरे बच्चों, ये 12वीं क्लास का 12वां चैप्टर समाप्त हो गया। अब आपको तैयारी करना है। जितनी अच्छी करेंगे तैयारी, उतना अच्छा होगा सफलता आपकी। आपकी सफलता के लिए ये आवश्यक है आप कितना मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत की सफलता होती नहीं। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब अगर सफलता इतनी ही आसान होती तो सारे के सारे लोग सफल हो जाते, लेकिन सफलता इतनी आसान चीज होती नहीं है। सफलता के लिए कठिन परिश्रम सही दिशा में होनी चाहिए। आप भी कोशिश में लग जाएं। अच्छा भविष्य बनाना है, अच्छा रिजल्ट बनाना है, तो ठंडे की परवाह किए बगैर पढ़ाई की चिंता में लग जाइए। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन को याद किए, क्वेश्चन को लिखेंगे, तैयारी हो जाएगी अच्छी, रिजल्ट हो जाएगा अच्छा। समझ में आ गया मेरे बच्चों? इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।